Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students of class 5th. Open your smart social studies at page number 20. Today we are going to study the remaining portion of chapter number 3. Farming. Farming brought many changes to the lives of nomadic hunter-gatherers. बच्चों फार्मिंग जो है, जो काश्तकारी है, इसने क्या किया, जो लोग ग्रुप्स में रहते थे पुराने ज़माने में, शिकार किया करते थे, उनकी लाइफ्स को, उनकी ज़िंदगियों को बिल्कुल बदल कर रख दिया. फार्मिंग फोर्स्ड नोमैडिक पीपल टू लिव इन वन प्लेस टू टेक केयर ऑफ देयर फील्ड्स. जो नोमैडिक पीपल हमने पढ़ा था, कौन से लोग? खाना बदोश लोग, जो एक जगह पर परमानेंटली नहीं रहते, कॉन्स्टेंटली नहीं रहते, बल्कि खुराक की तलाश के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं. अब फार्मिंग की वजह से क्या हुआ, यानी उन्होंने अपनी फसलें काश्त की एक जगह पर, तो उन फसलों का ख्याल रखने के लिए जो खाना बदोश लोग थे वो मजबूर हो गए कि वो एक जगह पर रह सकें, यानी कुछ देर के लिए अपने जगह को अपना परमानेंट होम बना सकें. Since farming requires constant attention, farming people couldn't be nomadic. जाहिर है अगर आपने कोई फसल अपनी उगाई है, कुछ भी आपने काश्त किया है, तो उसको मुकम्मल तौर पर आपकी तवज्जो रिक्वायर्ड है, उसका ख्याल रखना पड़ता है ताकि वो अच्छी तरह से ग्रो कर सके. तो जो खाना बदोश लोग हैं वो तो एक जगह पर रहते ही नहीं हैं, वो तो मूव करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली. तो इस वजह से जो लोग फार्मिंग करते हैं वो नोमैडिक नहीं हो सकते. These new farmers usually settled along a river and this helped to create the first towns. अब फार्मिंग के लिए पानी की ज़रूरत थी, इसलिए लोगों ने क्या किया, रिवर्स जो थे, दरिया थे, उनके इर्द गिर्द ही रहना शुरू कर दिया और इस तरह से रिवर्स के अराउंड छोटे छोटे कस्बे बनना शुरू हो गए. River valleys were perfect for farming, so many people settled in the same area. अब रिवर वैलीज जो छोटे छोटे टाउन्स बन रहे थे वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट थे, क्योंकि लोग जो थे वहीं से पानी लेते थे और अपनी फसलों को सैराब कर दिया करते थे. इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उसी एरिया में, रिवर्स के जो इर्द गिर्द एरिया था, वहाँ पर लोगों ने आबादी बनाना शुरू कर दी. Water for irrigation was available in rivers. Slowly more people moved into these areas and became farmers. आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोग रिवर के इर्द गिर्द जो है वो सेटल होना शुरू हो गए. Villages and small towns began to develop and they learned that farming could produce much more food than hunting. आहिस्ता आहिस्ता लोग जो थे उन्होंने रिवर्स के गिर्द जमा होकर छोटे छोटे गाँव और कस्बे बनाना शुरू कर दिए और उनको पता चल गया कि जो शिकार करने से उनके पास खुराक हासिल होती है वो बहुत कम होती है बनिस्बत इसके जो कि वो फार्मिंग के ज़रिए से प्रोड्यूस करते हैं. यानी वो काश्तकारी करते हैं, पूरी फसल तैयार कर लेते हैं और उनके लिए काफ़ी अरसे के लिए खाना तैयार हो जाता है, जबकि हंटिंग के लिए उनको रोज़ नया शिकार करना पड़ता है ताकि वो अपने कबीले के लोगों के लिए और अपने लिए खाना बना सकें. These new farmers settled along a river for the fresh water and fertile soil. The first cities developed around 9000 BC. अब ये जो नए फार्मर बने थे, जो काश्तकारी किया करते थे, ये ताज़ा पानी के लिए और ज़रख़ेज़ ज़मीन के लिए रिवर्स के इर्द गिर्द रहना शुरू हो गए और सबसे इस तरह से पहले छोटे छोटे कस्बे, फिर गांव और गांव से शहर बनना शुरू हो गए. और जो शुरू वाले सबसे पहले शहर थे वो कब बने थे? 9000 साल, 9000 BC, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 9000 साल पहले. डिड यू नो, देख लेते हैं प्यारे बच्चों. द सॉइल नियर रिवर्स इज़ वेरी फर्टाइल दैट इज़ फुल ऑफ प्लांट फूड. जो वो कहता है दरिया के करीब मट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ होती है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए वो तमाम मौजूद होते हैं. इट इज़ फर्टाइल बिकॉज मोस्ट रिवर्स रेगुलरली फ्लड. वो ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ होती है, दरियाओं के पास की जो ज़मीन है मट्टी बहुत ज़्यादा नरम होती है. When an area around a river floods, the water gets absorbed into the ground and a thin layer of silt is left on the ground. Silt is fertile soil brought by rivers. जब भी कभी दरियाओं में सैलाब आता है तो पानी ऊपर तक आता है और मट्टी जो है, साइडों वाली मट्टी, उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और एक सिल्ट की लेयर वहीं पर छोड़ जाता है. और सिल्ट क्या है? सिल्ट दरियाओं की लाई हुई मट्टी है जो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ होती है. इसका क्या मतलब है कि दरियाओं के इर्द गिर्द की मट्टी बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ होती है, काश्तकारी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, मौजू है, बिल्कुल मुनासिब है. मूव टू पेज नंबर 21. फार्मिंग इफ़ेक्ट्स ऑन लाइफस्टाइल एंड सोसाइटी. अब हम पढ़ेंगे कि काश्तकारी के ज़िंदगी पर और माशरे पर क्या असरात थे. इन हंटर गैदरर ट्राइब्स नियरली एवरीवन हैड टू हंट फॉर फूड और वाटर थ्रू आउट द होल डे.
जब लोग शिकार किया करते थे और कबाइल की सूरत में रहा करते थे तब क्या था, रोज़ जो है वो खाने की तलाश में निकलना पड़ता था, रोज़ शिकार करना पड़ता था और पूरा दिन इसी में ज़ाय हो जाता था। सिंस वन फार्मर कुड प्रोड्यूस इनफ फूड फॉर सेवरल पीपल, लेकिन अगर काश्तकारी करें तो एक ही फार्मर जो है यानी एक ही शख्स पूरी फसल तैयार कर सकता है जिसको बहुत सारे लोग खा सकते हैं। द अदर पीपल कुड एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स इन द वर्ल्ड अराउंड देम सच एज नेचुरल मेटल्स, domesticating animals, medicine, religious beliefs, making pottery और providing security। अब एक शख्स जो है वो फार्मिंग करेगा और बाकी सब लोग जो हैं वो फारिग हैं, इस तरह से वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। वो लोग क्या करेंगे, वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और नई नई चीज़ें दरियाफ्त करेंगे। किस तरह से वो एक्सपेरिमेंट्स करते जाएंगे, खोजते जाएंगे, ढूंढते ढूंढते नेचुरल मेटल्स को तलाश करेंगे, एनिमल्स देखेंगे, ऐसे एनिमल्स जो काश्तकारी में उनकी मदद कर सकें, वो मेडिसन्स, जड़ी बूटियाँ उनकी रिसर्च करेंगे, उनको ढूंढेंगे, मुख्तलिफ अकायद को ढूंढेंगे। वो मिट्टी के बर्तन बना सकते थे और उसके अलावा वो उनकी सिक्योरिटी के लिए यानी उनको हिफाजत भी बाकी लोगों को फराहम करने का काम कर सकते थे। एक्स्ट्रा फूड एंड फ्री टाइम फ्रॉम फार्मिंग अलाउड व्हाट इज़ कॉल्ड द डिवीजन ऑफ लेबर। एक तो खाना ज़्यादा बन जाता था यानी एक दफ़ा फसल तैयार हो गई तो बहुत से लोगों के लिए ज़्यादा खाना बन गया, और दूसरा बाकी लोगों के पास जो फारिग वक्त था, इसकी वजह से एक और टर्म जो है वो बनी, एक और टर्म वजूद में आई जिसको हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर यानी काम की तकसीम। अब हम देखते हैं काम की तकसीम का क्या मतलब है। द डिवीजन ऑफ लेबर इज़ वेयर पीपल डू डिफरेंट जॉब्स एंड क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड देन ट्रेड देयर गुड्स और सर्विसेज लाइक आवर सोसाइटी टुडे। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि तमाम अफराद एक ही काम नहीं करेंगे बल्कि तमाम अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ काम करेंगे। एक शख्स अगर फार्मिंग कर रहा है तो एक फॉर एग्जांपल मेटल्स ढूंढ रहा है, एक जो है मेडिसिन ढूंढ रहा है, एक बर्तन बना रहा है, तो मुख्तलिफ काम जो है वो मुख्तलिफ लोग करेंगे। दिस चेंज टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, लेकिन ये तब्दीली आने में बहुत ज़्यादा साल लग गए। अब हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ तहजीबों के बारे में। रिवर वैली सिविलाइजेशंस एंड एग्रीकल्चर। A civilization is an advanced society with agriculture, division of labor, multiple cities, organized religion, science, technology, some form of government and a written language. Civilization किसे कहते हैं, तहजीब को कहते हैं। तहजीब किन चीज़ों से मिलकर बनती है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर भी हो, काम की तकसीम भी हो, बहुत सारे शहर भी हो यानी शहरों का ग्रुप हो, रिलीजन जो है एक रिलीजन हो लोगों का, उसके अलावा साइंस का इस्तेमाल हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, उन तमाम लोगों के ऊपर कोई ना कोई उनको रूल कर रहा हो, कोई ना कोई गवर्नमेंट हो और उन सब की एक लैंग्वेज हो, एक मखसूस लैंग्वेज हो। ये सब चीज़ें मिलाकर क्या बनती है, एक तहजीब बनती है, एक सिविलाइजेशन बनती है। Most historians agree that the first civilization was the Mesopotamian civilization that started about 3500 BC between the Tigris and Euphrates rivers in Iraq, Southwest Asia. बहुत सारे जो तारीखदान हैं वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि सबसे पहली सिविलाइजेशन जो है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 3500 साल पहले बनी थी। और वो कहाँ पर थी, टाइग्रस और यूफ्रेट्स दरियाए फरात और दरियाए दजला के दरमियान में इराक के अंदर बनी थी। द लैंड बिटवीन दोज रिवर्स इज़ कॉल्ड मेसोपोटामिया, और इन दोनों दरियाओं के दरमियान की जो ज़मीन है उसको हम क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया कहते हैं। ये आपका MCQ टाइप क्वेश्चन है। डिफरेंट सिविलाइजेशंस डेवलप्ड इन 3 अदर रिवर वैलीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अराउंड द सेम टाइम। Around 3100 BC, much of the Nile River came under the control of one king and formed the ancient Egyptian civilization. 3100 BC में जो दरियाए नील था वो सारा एक ही किंग जो था उसके अंडर आ गया, एक ही किंग की गवर्नमेंट के अंडर आ गया। और वहाँ पर कौन सी सिविलाइजेशन ने जन्म लिया, एंशियंट इजिप्टियन civilization. Around 300 BC, a civilization developed along the Indus River in South Asia known as the इंडस वैली सिविलाइजेशन। और 3000 BC में यानी ईसा अलैहिस्सलाम से 3000 साल पहले इंडस रिवर पर जिस सिविलाइजेशन ने अपना वजूद दिखाया वो कौन सी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। द एंशियंट चाइनीज सिविलाइजेशन डेवलप्ड अलोंग द येलो रिवर इन अबाउट 2000 BC। और येलो रिवर के अराउंड जो सिविलाइजेशन बनी थी वो कौन सी थी, एंशियंट चाइनीज सिविलाइजेशन। नेक्स्ट आपके पास बॉक्स है, कैन यू टेल व्हाट वर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कोड ऑफ हैम्यूरेबी।
हैम्यूरेबी बेटा किसे कहते हैं? सबसे पहले सबसे शुरू में जो ह्यूमन लॉज लिखे गए थे उनको क्या कहते हैं? कोड ऑफ हैम्यूरेबी। इसके आपने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बताने हैं, यानी इसके इंपॉर्टेंट हिस्से क्या क्या थे। प्यारे बच्चों, आपने इसे इंटरनेट से सर्च करना है और अपनी नीट नोटबुक में राइट डाउन करना है। उसके बाद मूव टू पेज नंबर 22। इस चार्ट के ऊपर आप देख सकते हो कौन सी सिविलाइजेशन जो है वो कब शुरू हुई थी। 3500 BC में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन शुरू हुई थी। 3000 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन। 3100 BC में एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन। 2000 BC में एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुई थी। The most important development in human history is said to be the development of agriculture and other word for farming। इंसान की हिस्ट्री में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम जो डेवलपमेंट हुई थी वो क्या थी? फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर यानी काश्तकारी का जो काम शुरू हुआ था। इससे क्या हुआ था? इंसान के बहुत सारे मसाइल हल हो गए थे। Humans learn to control the growth of wild plants and select seeds from the best plant to make a better crop the next year। इंसान ने क्या किया? जो जंगली पौधे थे उन सबको अपने कंट्रोल में लाना सीखा, अपने कंट्रोल में उनकी ग्रोथ करवाना सीखी और उस ताकि वो ऐसे सीड्स बना सकें जिनसे अगले साल उनकी क्रॉप जो है वो और बेहतर हो सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डोमेस्टिकेशन, यानी वाइल्ड जो प्लांट्स हैं, वाइल्ड ट्रीज हैं, उनकी ग्रोथ को अपने कंट्रोल में लाकर बेस्ट सीड्स प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? डोमेस्टिकेशन कहलाता है। Domestication is taking something from the wild plant or animal and controlling the breed to create the type of plant or animal required। ये हमने अभी पढ़ा, यानी वाइल्ड प्लांट है या एनिमल है, जंगली जानवर है या पौधा है, उसकी ग्रोथ जो है अपने कंट्रोल में लेकर ऐसा एनिमल या प्लांट प्रोड्यूस करना जिसकी हमें ज़रूरत है। As farming increased, people needed animals to help with the work, so animals domestication began. Dogs, sheep, goats, cows, chickens। जैसे जैसे अब काश्तकारी इंक्रीज होती गई, इंसान जो है वो अकेला ये काम नहीं कर सकता था, उसे काम के लिए अपने साथ जानवरों की ज़रूरत पड़ने लग पड़ी ताकि वो हल वगैरह चला सकें। अब जानवरों की डोमेस्टिकेशन भी की जाने लगी। कौन कौन से जानवर थे? उनमें डॉग था, शीप, गॉट, काउज एंड चिकन वगैरह शामिल हैं। Humans trained the oxen and bulls to work in fields and pull carts as modes of transport। इंसानों ने क्या किया? बैल वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि वो पूरे उनके खेत में हल चला सकें। The dogs were trained to be loyal hunters and act as sheep guards। जो डॉग थे वो क्या करते थे? वो उनके लिए शिकार का काम करते थे, यानी लोगों के लिए शिकार ढूंढकर लाते थे और उनकी जो भेड़ें थी, शीप थी, उनकी हिफाजत किया करते थे। शीप वूल वॉज यूज टू कीप ह्यूमन्स वार्म। और जो शीप थी उसकी जो ऊपर वाली खाल थी, वूल थी, वो इंसान को गर्म रखने के काम आती थी। It is believed that people first began farming around 10,000 BC। ये ख्याल किया जाता है कि सबसे पहले फार्मिंग जो है आज से 10,000 साल पहले शुरू की गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 10,000 साल पहले शुरू की गई। सीरिया एंड पैलेस्टाइन वर द फर्स्ट प्लेसेस वेयर फार्मिंग डेवलप्ड मेनली बिकॉज दे हैड अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कुड बी डोमेस्टिकेटेड। सीरिया और फ़लस्तीन में सबसे पहले फार्मिंग शुरू की गई थी क्योंकि वहाँ पर ऐसे पौधे और जानवर मौजूद थे जिनको डोमेस्टिकेट किया जा सके। It is important to note that every plant and animal cannot be domesticated। इस बात का ख्याल रखना है कि हर एनिमल और प्लांट जो उसको डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता। जैसे अब कैक्टस है, उसे आप डोमेस्टिकेट तो नहीं कर सकते, और एनिमल्स ऐसे जैसे लॉयन है, टाइगर है, इन एनिमल्स को आप डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, ये आपके लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह हैं। The modern countries of Iraq, Egypt, India, Pakistan and China became cultural centers that still influence life today। अब आज के मॉडर्न दौर में ये जो कंट्रीज़ हैं, इराक, इजिप्ट, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, ये दुनिया भर के लिए एक तहजीब का मरकज़ बन चुके हैं और पूरी दुनिया को मुतासिर कर रहे हैं, इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, ये डिड यू नो जो है ये इस पूरे चैप्टर की समरी है। आप जो पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे फिर आपने ये भी रीड करना है, ठीक है, इससे आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। जी तो प्यारे बच्चों, अब हमने इस चैप्टर की वर्कशीट जो है उसको सॉल्व करना है। चैप्टर नंबर 3, fill in the blanks। First one is humans have a long and mysterious
हिस्ट्री, ये हमने पढ़ा हुआ है। इंसान की जो तारीख है बहुत लंबी है और बहुत ज़्यादा ही छुपी हुई है, राज वाली जो है इंसान की तारीख है। लिंग्विस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ डैश ऑफ लैंग्वेजेस, वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, वैरायटी किसे कहते हैं, इकसाम, यानी लिंग्विस्टिक किसे कहते हैं, ज़ुबानों की इकसाम के बारे में स्टडी को क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। नोमैड्स डू नॉट हैव अ डैश होम, परमानेंट होम, जो खाना बदोश लोग हैं उनका कोई परमानेंट होम, पक्का जो है मुस्तकिल होम घर नहीं होता। नोमैड्स मस्ट हैव मूव्ड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ सीजन्स, और ये जो लोग हैं नोमैड्स, ये जैसे सीज़न चेंज होता है तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। डैश बिगिंस टू ब्रेक डाउन व्हेन लिविंग थिंग्स डाई, इंसान की बॉडी में कौन सी चीज़ ऐसी है जो टूटना शुरू हो जाती है, जब वो मर जाता है तो कार्बन इंसान की बॉडी में मौजूद होती है जो कि टूटना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स, ये हमने अपनी बुक में भी देखा था। ये 4 स्क्रिप्ट्स दिए गए हैं, इनको हमने नेम देने हैं, आपने इन्हें अच्छे से लर्न करना है, लेबल करना है आपने इन फिगर्स को। फर्स्ट वन आप देखें, ये है इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स, सेकंड में सुमेरियन क्यूनिफॉर्म, थर्ड वन देखें चाइनीज़ कैरेक्टर्स हैं, और फोर्थ में इंडस स्क्रिप्ट दिया गया है। ठीक है बच्चों, इनको आपने अच्छे से आइडेंटिफाई करना है पिक्चर को पहले, और फिर इनके स्पेलिंग के साथ इनको लर्न करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, सर्च द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द ग्रिड गिवन बिलो, ये हमने एक तरह से पजल जो है इसे सॉल्व करना है, उसमें हमें वर्ड्स दिए गए हैं, हमने इनको सर्च आउट करना है। सबसे फर्स्ट वर्ड है फर्टाइल, ये मैंने सर्च किया हुआ है, FERTILE, फर्टाइल। उसके बाद है फील्ड्स, FIELDS, फील्ड्स। नेक्स्ट इज सिल्ट, SILT, सिल्ट। नेक्स्ट इज सॉइल, SOIL, सॉइल। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन ऑफ लेबर, जी तो बच्चों आप अपने नोट्स की तरफ मूव करेंगे, चैप्टर नंबर 3 के नोट्स। What do you mean by division of labor? The division of labor is where people do different jobs. Division of labor का क्या मतलब है कि ये इंसान जो हैं वो डिफरेंट तरह की जॉब्स करते हों। उसके बाद बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, What is the first form of writing? सबसे पहले राइटिंग जो है वो किस फॉर्म में शुरू हुई थी? तो इसका आंसर हमें पता है, केव पेंटिंग, सबसे पहले इंसान ने गारों में पेंटिंग करना शुरू की थी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज कोड ऑफ हैम्यूरैबी? कोड ऑफ हैम्यूरैबी किसे कहते हैं? सेट ऑफ रिटन लॉज को कोड ऑफ हैम्यूरैबी कहते हैं। द कोड ऑफ हैम्यूरैबी इज नोन एज वन ऑफ द अर्लीस्ट सेट ऑफ रिटन लॉज। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाई जेरिको नॉट कंसिडर्ड एज अ सिविलाइजेशन? जेरिको को एक सिविलाइजेशन क्यों कंसिडर नहीं किया जाता? बिकॉज इट इज़ नॉट क्वालिफाइड एज अ सिविलाइजेशन इंडिविजुअली, क्योंकि इसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद नहीं हैं जो एक तहजीब के अंदर मौजूद होती हैं। हमने बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, वो तमाम चीज़ें इसमें मौजूद नहीं थी, इसलिए इसको एक सिविलाइजेशन नहीं माना जाता था। जी तो प्यारे बच्चों, आज हमने चैप्टर 3 की जो रीडिंग है, डिस्कशन, उसको भी कंप्लीट किया। उसके बाद हमने वर्कशीट भी सॉल्व की। आपने अपनी वर्कशीट्स को अच्छे से लर्न भी करना है, और MCQs के अलावा आपने तमाम चीज़ें जो है अपनी नीट नोटबुक में राइट डाउन करनी है और लर्न करनी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।